Yes, so students, so in the biotechnology chapter, we are coming to the last topic, that is what is bioethics, biopiracy, and biopatent. So first we see what is bioethics. इट इज़ अ टॉपिक, ये जो सारे टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू आपको डिफ़ाइन करने के लिए पूछा जा सकता है. सो इज़ अ ये थेरेटिकल पार्ट है. जस्ट हम को कैसे सोसाइटी में वी हैव टू बिहेव, हाउ इन द सोसाइटी, ये सब आपको इसमें समझेगा. सो फर्स्ट बायोएथिक्स. फर्स्ट बायोएथिक्स में इथिक्स मीन्स दैट द मॉरल, अब हमारे जो आचार विचार होते हैं हम उसकी बात करने वाले हैं. नॉर्मली वी हैव लिविंग इन द सोसाइटी, सो वी हैव सम बिहेवियर, वी हैव सम बिहेवियर टू द सोसाइटी. हमारा कुछ एक व्यू रहता है, एक विजन रहता है कि हम सोसाइटी में ये कर सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते. वी हैव सम rules and regulations. Yes, so likewise here also, if you are doing some genetic transformation, if you are doing some transgenic transformation, so उसके भी कुछ rules होने चाहिए, उसमें भी कुछ moral, उसका भी कुछ moral होना चाहिए, उसमें भी कुछ एक बैरियर आना चाहिए कि यहाँ तक ही सिर्फ आप ये कुछ जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो उतने ही लिमिट तक आप कर सकते हो, उसके बाद नहीं कर सकते हो. लिमिट इन द सेंस कि यू आर इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम वन स्पीशीज और वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म. इट मीन्स इट इनडायरेक्टली it harms or it manipulate the genome of the organism. So how we are playing with the environment. Yes, indirectly we are playing with the environment, and we are interfering in the whatever the process doing in the ecosystem. We are interfering all the process. So to regulate or to stop at a certain point, so there is a need कि उसको ज़रूरत है कि हम रोके कहीं ना कहीं ऐसे पॉइंट पे. एक चेक पॉइंट होना चाहिए, एक हवलदार होना चाहिए कि वो आपको बताए कि नहीं, आपका चालान फाड़ना चाहिए कि नहीं, कि आपने यहाँ पे ये गलत किया है. लाइकवाइज अगर हम बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर इंट्रोड्यूसिंग सम न्यू एंड न्यू जीन्स इन अ पर्टिकुलर जीनोम, अगर हम एक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, इकोलाई की बात कर रहे हैं, इवन वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ एन प्लांट जीनोम. अगर हम प्लांट जीनोम में पर्टिकुलर नए हम उसमें क्या कर रहे हैं, जीन ऐड करते जा रहे हैं, जीन ऐड करते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या होगा, हमारा एक जो बेसिक हमारे जो जीनोम रहेगा वो लॉस्ट हो जाएगा. यस, कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि एक ही ये जो जीनोम है खुद खुद को इतना ज़्यादा मॉडिफाइड कर लेगा कि वो दूसरी स्पीशीज़ को ग्रो नहीं होने देगा. यस, यह हो सकता है कि ये स्पीशीज़ के कारण दूसरी स्पीशीज़ को ग्रो होने में प्रॉब्लम हो रहा है. तो वॉट एवर द मैनिपुलेशन, इट शुड बी एट अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया. मतलब उसका ऐसा जो भी कुछ होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि उससे हमारे सोसाइटी को प्रॉब्लम ना हो, हमारे इन्वायरमेंट को प्रॉब्लम ना हो. वी आर द हम ह्यूमंस आर लाइक कि हमको पता है कि हमें इससे बहुत सारा आउटपुट अच्छा मिल रहा है. वी आर गेटिंग गुड आउटपुट फ्रॉम द ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट. बट हमारी जो एक तरह से आप बोल सकते हो कि लेने की जो कैपेसिटी है उसकी भी एक कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, एक रेगुलेशन होना चाहिए, उसके लिए भी एक रूल होना चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए कि यही तक आप इसमें वर्क कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप वर्क नहीं कर सकते हो. यस, इट शुड नॉट अफेक्ट द इन्वायरमेंट. लाइक अगर हम आज का सिनेरियो देख रहे हैं, सो द कोरोना वायरस इज़ नॉट अ नया जो आप बोल रहे हो, एक कुछ बहुत भयानक वायरस अब एक नया अभी हम देख रहे हैं. यस, बट इट इज़ कि ये ऐसा नहीं था कि ये पहले नहीं था. यस, कोरोना वायरस इज़ ऑल्सो अर्लियर. हमने हेल्थ एंड डिसीजेज चैप्टर में भी पढ़ा है. कोल्ड, कॉमन कोल्ड का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अगर आप आज भी आपकी बुक में देखोगे तो वी हैव द कोरोना वायरस, उसका नेम वहाँ पे मेंशन है, बट इट इज़ द नोवल कोरोना वायरस. नया है ये. यस, नया है, जिसके कारण क्या हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू
उसको मिनिमाइज नहीं कर पा रहे, वी आर नॉट एबल टू रिकग्नाइज द प्रॉपर वैक्सीन फॉर दैट। यस, सो ये क्या हो रहा है, इनडायरेक्टली हमने उसने कुछ ना कुछ किया जिसके कारण वी आर ऑल द ह्यूमन सोसाइटी और ऑल द ह्यूमन वेलफेयर इज बीइंग अफेक्टेड। यस, इसके कारण इनडायरेक्टली हमारा इन्वायरमेंट सारा कुछ उसमें इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ट्रांसजेनिक कोई भी एक प्लांट की बात कर रहे हैं, अगर वी आर गेटिंग, हम उसमें ऐड करते जा रहे हैं रेजिस्टेंट जीन कि वो इसमें भी ग्रो कर सकता है, उसमें भी ग्रो कर सकता है, दे आर एबल टू ग्रो इन ये पेस्ट के अगेंस्ट भी ग्रो कर सकता है, उस पेस्ट के अगेंस्ट भी ग्रो कर सकता है, तो क्या होगा, एट अ सर्टन लेवल क्या हो जाएगा, उस प्लांट की ज़्यादा ग्रोथ होने लगेगी। यस, और ये कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को भी इफेक्ट करता है कि हर चीज़ कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर बैलेंस में होनी चाहिए। सो अगर हम चेन की बात करते हैं, इकोसिस्टम की बात करते हैं, फूड चेन की बात करते हैं, अगर हम बात कर रहे हैं कि जो घास है, घास को हर्बीवोरस खाता है, हर्बीवोरस को फिर क्या, जैसे अगर हम डियर है, डियर खा रहा है, डियर के बाद डियर को लॉयन खा रहे हैं, अगर वी हैव टू लॉस्ट डियर को ही हमने सारे सब डियर को मार डाले, सो व्हाट विल हैपन, क्या शेर डायरेक्ट हर्बीवोरस या घास को खाएगा? यस, क्या वो सीधे डायरेक्ट घास को खाएगा? क्या वो सीधे डिकम्पोजर फंगी अलगी को खाएगा? नो। यस, या अगर हम बात करते हैं कि सीधे हम बीच में और दूसरी कोई चेन को ही डिस्टर्ब कर दे, उसको ही पूरा नष्ट कर दे, तो क्या डियर डायरेक्ट बैक्टीरिया को खाएगा? सो इट इज़ नॉट द वे कि हम जो भी काम करें कि उससे दूसरों को नुकसान हो। सो इट इज़ द इथिक्स, मतलब कहीं ना कहीं हम सोसाइटी में रह रहे हैं, सो वी हैव सम, हमें कुछ ना कुछ एक क्या रहना चाहिए, एक हमारे दिमाग में ये रहना चाहिए कि वी हैव, कि हमें यहाँ तक ही ये चीज़ें हम कर सकते हैं, इसके आगे हम ये नहीं कर सकते। लाइकवाइज हियर ऑल्सो द ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स की जब हम बात कर रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें भी एक लिमिट होनी चाहिए। एंड ये लिमिट को रेगुलेट करने के लिए देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सारे इंटरनेशनल लेवल पे इसकी जब इसके बारे में बात हुई, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का आप बोल सकते हो, देर इज़ अ गठन हुआ जिसमें उसको बोला है, दैट इज़ GEAC, जिससे इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कि जिसमें वो इस चीज़ को ध्यान देंगे कि आपको कोई भी एक्सपेरिमेंट करना है तो उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पहले आपको उनको बताना है। इफ़ दे गेट अप्रूव, देन यू हैव टू गो फॉर द एक्सपेरिमेंट। अगर उन्हें नहीं चाहिए कि आप, ये उन्हें लगता है कि इट विल अफेक्ट द सोसाइटी, इट विल अफेक्ट द इन्वायरमेंट, तो उसको वो क्या कर सकते हैं, वहीं पे वो रोक सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स इज कम अंडर द इथिक्स और द बायोइथिक्स। बायोइथिक्स यहाँ पे हम कुछ मॉरल रिलेटेड टू हमारे बायोलॉजी से बात कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या बोलेंगे उसको, बायोइथिक्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। बायोएथिक्स में हम जीन थेरेपी से रिलेटेड बात करेंगे, बायोएथिक्स में हम क्लोनिंग या जीन मैनिपुलेशंस हो गया, ये सब सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, बायोएथिक्स में आएगी। यस, सो bioethics usually deal with the matter related to socially acceptable moral duty, conduct and judgment. सो इट इज़ यूजुअली कि हमारा सोशली हम कितना उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये हमारी ड्यूटी है, और ये हमारा एक तरह से जजमेंट रहेगा कि कितना हमें करना है, कितना नहीं करना है। यस, इन अदर वर्ड इट हेल्प टू रेगुलेट द बिहेवियर ऑफ कम्युनिटी बाय सम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। यस, वी हैव, हम एक कुछ स्टैंडर्ड्स बनाने पड़ेंगे कि हम ये स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। यस, however the concept differ according to culture and tradition. Moreover, the concept change with the time due to the shifting of perception of value which are affected by progress in science and technology. And ये जो concept है ये हमारे culture और tradition के हिसाब से vary करेगा, and it will also change upon time to time with the कुछ अगर modifications हो रहे science and technology with that, उसमें कुछ ना कुछ अमेंडमेंट, कुछ ना कुछ उसमें एडिशन होता रहेगा, चेंजेस होते रहेंगे। यस, सो बायोएथिक्स हेल्प टू स्टडी द मॉरल विजन,
कि हमारे आचार विचार कैसे होने चाहिए, डिसीजन पॉलिसीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल फेनोमेना और इवेंट्स। तो हमारा यहाँ पे कैसे आचार विचार होना चाहिए, कैसे कितना हमें डिसीजन लेना है, कितना हमारा बिहेवियर कैसा रहेगा हमारी पॉलिसीज़ के तरफ, तो ये सारा चीज़ किससे आएगा, इट कम अंडर द बायो ethics. Ethics deals with life, for example, in vitro fertilization, sperm bank, gene therapy, cloning, gene manipulation, यूथेनसिया। यूथेनसिया आप बोल सकते हैं इट इज़ इंटेंशनली, जब हम बहुत ज़्यादा किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा उन्हें उसे दर्द है, बहुत ज़्यादा वो सफ़र कर रहा है उस पेन से, तो इंटेंशनली जब हम उसकी लाइफ को ख़त्म करते हैं with the permission of their relatives, so it is called as euthanasia. Death, manipulating those who are in the comatose stage, that is अगर कोई कोमा के स्टेज पे है, हम उसको इंटेंशनली कुछ उसमें उसको चेंज कर रहे हैं या उन्हें मार रहे हैं या उसको मेंटेन कर रहे हैं, so that is the maintaining those who are in the comatose stage. Then prenatal genetic selection, जब हम प्रीनेटल मतलब बर्थ में ही उसमें कुछ जेनेटिक सिलेक्शन कर रहे हैं, सो ऑल दीज जो फेनोमेना है, ऑल दीज जो कंडीशंस हैं, दीज आर कम अंडर द इथिक्स, कि हम उसमें कुछ मैनिपुलेशन कर रहे हैं, उनके जीन लेवल पे कुछ चेंज कर रहे हैं, तो ये सब बातें जब आएंगी तो इट इज़ कम अंडर द इथिक्स, दैट इज़ द बायो इथिक्स. The era of biotechnology has brought a wide spectrum of new topic like cloning. हमें बायोटेक्नोलॉजी में हमने एक नई दुनिया में एंटर किया, जहाँ पे हमने क्लोनिंग की बात की, जहाँ पे हमने ट्रांसजेनिक की बात की, जहाँ हमने जीन थेरेपी, यूजेनेसिस मीन्स इम्प्रूविंग द स्पीशीज़ बाय मेकिंग सम इंटरब्रीडिंग, हम कुछ उसकी इंटरब्रीड कर रहे हैं, उसमें नया स्पीशीज़ में कुछ नया डाल रहे हैं, दैट इज़ यूजेनेसिस. देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ऑल दिस, ये सब हमने देखा कब, जैसे ही जब हमने एक नया युग में एंटर किया इन द फील्ड ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी. द यूज ऑफ ऑल दिस हैज़ ड्रॉन अ वाइड रेंज ऑफ रिएक्शन इन द सोसाइटी, एंड द रिएक्शंस आर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ओन परसेप्शन एंड मॉरल. यस, और ये जो रिएक्शंस मतलब अब जब ये सब सारे चेंजेस हुए, तो हर किसी ने इस चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया, सम हैज़ एक्सेप्ट इट और सम हैज़ अपोज इट. सो इट इज़ डिपेंड ऑन इंडिविजुअल परसेप्शन, क्या इंडिविजुअल सोच रहा है और उसके खुद के क्या विचार है, उसके हिसाब से किसी ने एक्सेप्ट किया और किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया. सो इथिकल एक्सेप्ट pertaining to the use of biotechnology seem to be more controversial and frightening. These concerns are broadly summarized below. Use of animal causes great suffering to them. यूज़ ऑफ एनिमल ऑब्वियस है, अगर हम एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं कम सम केमिकल की टेस्टिंग के लिए, ड्रग की टेस्टिंग के लिए, कि कितना उसको इफ़ेक्ट हो रहा है, कितना मतलब वो एनिमल सेल को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो ऐसे केस में हम वी आर यूजिंग द रैट्स, हम पिग्स का यूज़ कर रहे हैं, हम रैबिट्स का यूज़ करते हैं, तो ऐसे इन केस में उन्हें कितना ज़्यादा दुख होता है. यस, they are suffering from great pain. Then violation of integration of species caused due to the transgenosis. Violation of species मतलब एक species के characters आप दूसरे species में डाल रहे हो, मतलब indirectly आप जो एक species की जो speciality है उसको आप क्या कर रहे हो, उसको आप चेंज कर दे रहे हो या उसको फ्रीली दूसरों में बांट दे रहे हो, तो ये क्या हो रहा है, इट विल चेंज खुद की एक स्पीशीज़ की क्वालिटी है उसको आप चेंज कर रहे हो, तो या आप उसको वो जो उसका एक खुद का जो एक अधिकार है, उसकी खुद की जो क्वालिटी है उसको आप क्या कर रहे हो, ईजिली दूसरों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो. देन ट्रांसफ़र ऑफ जीन इनटू ह्यूमन जीन इनटू एनिमल्स एंड वाइस वर्सा. क्या या तो हम जीन, हमारा जीन ह्यूमन जीन हम एनिमल्स में डालते हैं, एनिमल का जीन ह्यूमंस में डाल रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, हमारे जीन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं. जो एक इन्वामेंट ने या इकोसिस्टम ने जो एक रूल बनाया है, हम उस रूल के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं. इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पोज रिस्क टू द इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड
बायोडाइवर्सिटी। तो इनडायरेक्टली ये क्या कर रहा है, हमारी बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहा है, इफ़ेक्ट कर रहा है। यस, हमारे इन्वायरमेंट को हो सकता है ये इफ़ेक्ट करे, इसका जो भी प्रोडक्ट निकले। सो ऑल दिस, ये जो चीज़ है, इन सब का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। Introduction of genetically modified organism has led to a wider debate on bioethical concern affecting social, economic and environmental spheres. These include the effect on non-targeted organism. मतलब आप अगर हम बात करते हैं, अगर हमने बीटी कॉटन की अगर हम बात कर रहे हैं, हमने देखा कि बीटी कॉटन क्या है, एक पर्टिकुलर पेस्ट पे जाके वो अगर वहाँ पे वो इंसेक्ट उसको खा रहा है तो क्या होगा, वो वहाँ पे मर जाता है। बट व्हाट हैपेंड, अगर वहाँ पे नॉर्मल जो वहाँ के लोकल पेस्ट है जो उसको इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, बट दे आर, हो सकता है उससे बेनिफिशियल भी हो, या हो सकता है कि वो कुछ और उसमें पॉलिनेशन में काम करते हो। ऐसे जो वहाँ के लोकल जो वहाँ के इंसेक्ट्स हैं, लोकल वहाँ का जो ऑर्गेनिज़्म है, जो वहाँ का लोकल आप बोल सकते हो जो ऑर्गेनिज़्म का एक ऑरा है, उसको भी वो इफ़ेक्ट करेगा इनडायरेक्टली। यस, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमारा जो हमने बीटी कॉटन यूज़ किया इट विल अफेक्ट दिस इंसेक्ट, बट इट विल ऑल्सो अफेक्ट अदर इंसेक्ट ऑल्सो। सो क्या हो रहा है, वहाँ पे जो नॉन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म है वो भी इफेक्ट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, हमारे यूज़ तो हमारा काम तो हो रहा है, पर इनडायरेक्टली वो इन्वायरमेंट की जो नॉर्मल कंडीशन है उसको इफेक्ट कर रहा है। यस, insect resistant crops, gene flow and loss of diversity, as well as the issue of interfering with nature in which modification process itself is disturbing the natural process of biological entities. Yes, वी आर इंटरफियरिंग द, हम क्या कर रहे हैं, हम जो भी नॉर्मल जो इन्वायरमेंटल कंडीशन थी उसके साथ क्या कर रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं। सो इथिक्स इन बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो इंक्लूड द जनरल सब्जेक्ट ऑफ व्हाट शुड एंड व्हाट शुड नॉट बी डन इन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। सो इथिक्स में हम किसकी बात करेंगे इन रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें एटलीस्ट इतना पता रहना चाहिए कि व्हाट इज़ द लिमिट, व्हाट इज़ द रूल्स एंड रेगुलेशन, कि हम कितना कर सकते हैं, कितनी लिमिट है हमारी। हाँ, ये चेक करने के लिए कोई ना कोई रहना चाहिए। यस, सो फॉर दैट सम ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो बिन ऑर्गेनाइज्ड। सो what is the effect of biotechnology on environment? So the herbicide use and resistance effect on environment are a particular concern with regard to genetically modified organism, crops, or and food and production. One area of development involved the adding the ability to produce pesticide and resistant to specific herbicide. ये हमने देखा है कि हम pesticide develop कर रहे हैं and it will resist to some specific herbicide. These traits are helpful in फूड प्रोडक्शन, ये तो हेल्प करेगा हमें हमारे फूड को बढ़ाने में, अलाउइंग द फार्मर टू यूज़ फ्यूअर केमिकल्स एंड टू ग्रो क्रॉप इन लेस देन आइडियल कंडीशंस। ये हेल्प करेगा कि हम फार्मर्स को ये हेल्प तो कर रहा है कि वो ज़्यादा अमाउंट में उनका फूड ग्रो होगा, जैन फ्यू केमिकल्स ही लगेंगे उनको, और जो है आइडियल कंडीशन से भी कम कंडीशन में उनका सारा कुछ हो जाएगा। However, the herbicide could use could be increased, which will have a larger negative impact on the surrounding environment. ये इससे क्या हो सकता है, एक लार्जर इफेक्ट भी हो सकता है। इन इंटेंशनली क्या हो सकता है, इन इंटेंशनली क्या कर रहे हैं, हम इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अनइंटेंडेड hybrid strain of weed and other plant can develop resistant to this herbicide through क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्या होगा, धीरे धीरे अगर क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो हो सकता है कि ये जो एक प्लांट में जो कैरेक्टरिस्टिक्स था एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंट का, वो रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे प्लांट में भी जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन। सो ये सारी चीज़ें होती है, दस निगेटिंग द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ द हर्बिसाइड। सो one such herbicide that has already been added is Roundup. Crops of Roundup steady soybeans have already been implemented into agriculture practice, possibly conferring the Roundup resistant to neighboring plants. So these are the conditions which may developed due to the
हम अगर कुछ भी कोई एक प्लांट में चेंज कर रहे हैं तो इट विल अफेक्ट द अदर प्लांट्स ऑल्सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. यस. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन अनटारगेटेड स्पीशीज? नेक्स्ट जो है इफेक्ट क्या है? इट इज़ द अनटारगेट स्पीशीज को वो इफेक्ट कर रहा है. बीटी कॉटन विच प्रोड्यूस इट्स ओन पेस्टिसाइड, इट ऑल्सो इज ऑल्सो in use today. It has adverse effect on monarch butterfly population. अब ये क्या कर रहा है? उसको तो इफेक्ट करेगा, इंसेक्ट को तो इफेक्ट करेगा, बट इट ऑल्सो इफेक्ट दिस स्पीशीज ऑफ द बटरफ्लाई विच आर नॉट द ओरिजिनल टारगेट ऑफ द पेस्टिसाइड, जो उसका ओरिजिनल टारगेट नहीं था. इट कैन ऑल्सो हैव अनइंटेंशनल इफेक्ट ऑन न्यूट्रल और इवन बेनिफिशियल स्पीशीज. इससे क्या होगा? वहाँ की जो न्यूट्रल स्पीशीज है, जो वहाँ पे जो वो प्लांट को इफेक्ट नहीं कर रही है, बट वो उसको भी इफेक्ट कर सकती है, बेनिफिशियल स्पीशीज़ को भी वो इफ़ेक्ट कर सकती है. सो ऑल दीज आर दी वे कि कैसे ये प्लांट को, अगर हम कुछ जो भी हम ट्रांजीन कर रहे हैं तो कैसे ये प्लांट को इफ़ेक्ट कर रहा है. तो इट इज़ बाय द अनटारगेटेड स्पीशीज़ में भी वो इफ़ेक्ट कर सकता है, या उसमें प्लांट्स में, दूसरे प्लांट्स में भी रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है? वो इंक्रीज़ कर सकता है. नाउ व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द ह्यूमन हेल्थ? क्या ह्यूमन हेल्थ को ये इफ़ेक्ट कर रहा है? फर्स्ट इज़ द एलर्जी. हमें नहीं पता होता है कि हम कुछ भी खा रहे हैं तो हमें कुछ, अगर हम कुछ नया किसी में कुछ जीन इंसर्ट किया हुआ है और हम वो ट्रांसजेनिक प्लांट खा रहे हैं या कोई वो चीज़ खा रहे हैं, तो हो सकता है कि इट में रिजल्ट इन द एलर्जी. हमें नहीं पता है, वो स्टडी प्रॉपर नहीं हुई है कि उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, ह्यूमन में क्या इफ़ेक्ट होगा. सो क्या इससे क्या हो सकता है कि ह्यूमंस को क्या हो सकता है, कुछ सम ऑफ द पर्सन में गेट द एलर्जिक रिस्पॉन्स. सो जीएमओ क्रॉप्स could potentially have negative effect on human health as well. Consumer have developed unexpected allergic reaction. For example, researcher used a gene from the Brazil nut, जो फली दाने या कुछ भी नट की बात कर रहे हैं अगर हम, तो उन्होंने क्या देखा कि दे हैव यूज्ड ब्राज़ील नट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ मिथियोनिन इन सोयाबीन. उन्होंने ब्राज़ील नट का यूज़ किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिथियोनिन इन सोयाबीन. मिथियोनिन के प्रोडक्शन के लिए उन्होंने सोयाबीन में वो नट का यूज़ किया. सो व्हाट हैपेंड? द इंसर्शन ऑफ दिस जीन इन एडवर्सली कॉज एलर्जिक रिएक्शन टू द सोयाबीन इन दोज विद द नोन नट एलर्जीज. और उसमें क्या हुआ कि जिन्होंने भी वो नट को खाया, या उस सोयाबीन को खाया, दे गॉट एन एलर्जी. बिकॉज तो क्योंकि उसमें हम ये नहीं बता सकते कि हमने उसको ट्रांजीन तो कर दिया, पर उसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, वो ह्यूमन पे कितना इफेक्ट करेगा. सो इसको आप बोल सकते हो कि हर कोई जो भी ह्यूमन बॉडी है वो हर एक जैसी रिएक्ट नहीं कर सकती. समटाइम्स हो सकता है कि आपने उसकी स्टडी की हो, बट हर ह्यूमन का बिहेवियर, हर ह्यूमन का इंडिविजुअल, जो आप बोल सकते हो इम्यून सिस्टम है, वो अलग अलग रिएक्ट करता है. सो इन दिस वे क्या हो रहा है, कुछ कुछ ह्यूमंस में हो सकता है कि उसमें कुछ कुछ चीज़ों की एलर्जी हो जाए. तो लाइकवाइज हियर ऑल्सो उन्होंने क्या किया, एक ब्राज़ील नट्स का जीन था, वो उन्होंने मिथियोनिन प्रोडक्शन उसमें ज़्यादा होता था करके उन्होंने सोयाबीन में वो ऐड कर दिया फॉर द इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिथियोनिन. सो व्हाट हैपन, इट टेक, उससे क्या हुआ, कुछ कुछ लोगों में उस एलर्जिक रिएक्शन दिखे, एंड दैट सिम्टम्स यू कॉल्ड एज अ बायोटेक सोयाबीन्स. यस, उसको क्या बोला गया? बायोटेक सोयाबीन बोला गया, बट इट कॉज अ एलर्जिक रिएक्शन. यस. अब हमने नेक्स्ट इज़ द लॉन्ग टर्म इफेक्ट. हमने पढ़ा इसके, कोई भी हमने ट्रांसजेनिक स्टडी की, हमने उसके बारे में पढ़ा, बट वी हैव नॉट सीन व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ दैट transgene. So because the genetically modified organism technology has been available for such a short amount of time, where there is a relatively little research which has been conducted on the long term effect on the health, which cannot be anticipated at this point. Yes, हम नहीं बता सकते कि लॉन्ग टर्म उनका उसका क्या इफेक्ट होने वाला है. क्या ये नेक्स्ट जनरेशन को तो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, या हमारे ही लाइफ साइकिल में हमें आखिरी आखिरी में, या हमारे लाइफ साइकिल के कुछ एज के बाद तो ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा. तो वी आर नॉट नोइंग द इफ़ेक्ट ऑफ दैट ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म. यस.
देन न्यू प्रोटीन, अब न्यू प्रोटीन निकल रहा है, न्यू प्रोटीन बन रहा है, तो वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि उसका क्या इफेक्ट होगा हमारी बॉडी में. यस, सो द प्रोटीन दैट हैव नेवर बीन ingested before by humans are now a part of food that people consume every day. yes, जो हमारे फूड का पार्ट नहीं था, जो हम चीज़ों को खाते नहीं थे, वी आर consuming that also now. So what is their potential effect on the human body are as of yet unknown. So उसका potential impact क्या होने वाला है हमारी बॉडी पे, ये हमको नहीं पता है. Yes, then food additives. GMO also present us with possibilities of introducing additional nutrients into foods as well as antibodies and vaccines. These availability of technology can provide nutrition and disease resistant to those countries and do not have mean to provide this otherwise. Yes, however, there is a possibility of creation of antibiotic and vaccine resistant strain of the disease. So this show that the vast advance in life science and our multicultural and pluralistic modern science societies create numerous bioethical problems requiring some stringent regulation. So all these problems को maintain करने के लिए एक पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन रहना चाहिए, एक पर्टिकुलर आप बोल सकते हो उसको एक rule की ज़रूरत थी. So that rule is set by this. So in terms of genetically modified organism, an Indian government has set the genetically engineered improved committee, that is GEAC. This organization make decision regarding the validity of research involving genetically modified organism and address the safety of GMOs introduced for public use. इसमें वो क्या देखेंगे कि रिसर्च की वैलिडिटी, ये कितना वो अच्छा है, उस वो कितना टाइम तक वो उस पर काम कर सकते हैं, इसके बारे में वो स्टडी देखेंगे. एंड विल वो देखेंगे कि हाउ इट अफेक्ट, ये सेफ्टी ह्यूमन के ऊपर कितना यूज़फुल है, कितना हार्मफुल है, ये सब ये सब चीज़ों के बारे में ये सारा जो देखने वाली एक कमिटी बनाई गई बाय इंडियंस, दैट कमिटी इज़ द Genetic Engineering Approval Committee, that is GEAC. So this committee will, जो भी आप experiments करते हैं, it will approve, तभी आप ये experiment को आगे बढ़ा सकते हो. आपको एक रूल है, एक regulations है, आपकी एक moral duty है towards the society, towards the environment. तो वो duty को आपको फुलफिल करना है और उसको मद्देनज़र रखते हुए ही आपको क्या करना है, आपकी जो भी एक्सपेरिमेंट्स है उसको कैरी आउट करना है. सो इट इज़ ऑल अबाउट दी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट द ह्यूमन वेलफेयर एंड द इन्वायरमेंट. सो ये सारी चीज़ें जो होंगी, दैट इज़ कम अंडर द ऑल द बायो एथिक rules. Okay, it come under the bioethics. So this is the small part of your chapter which we have completed. Now we have to see what is biopatent and biopiracy. So we will see in the next video.